नमस्कार। आज हम सीईसी के पटल पर एक बहुत ही सामान्य विषय के बारे में सैद्धांतिक और वैचारिक स्पष्टता, थ्योरेटिकल और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को गेन करने का कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर रितेश भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज सांध्या, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और मेरे साथ मेरी सहयोगी मिस मनीषा जी हैं, जो साइन लैंग्वेज के थ्रू आपको मेरे शब्दों को प्रकट करने का प्रयास कर रही हैं। और ये जो आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है सीईसी के पटल पर, इसके लिए मैं सीईसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे विशेष बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया और इस कार्यक्रम को एक विशेष योजना का नाम दिया गया है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। सो आज हम लोग एक सामान्य से विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ क्या है, किस प्रकार से ये भारत में काम करती है, किस प्रकार का स्वरूप इसका अमेरिका में देखने को मिलता है और किस प्रकार की एक वैचारिक अस्पष्टता, आइडियोलॉजिकल एम्बिग्यूटी हमें इंडिया में इस विषय को देख करके देखने को मिलती है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जब कभी भी भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार कुछ पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए जब अन्य वर्गों के साथ अपनी नीतियों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी वेलफेयर पॉलिसीज को लेकर कुछ तालमेल या सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, तो उसे संरक्षण मूलक भेदभाव यानी सकारात्मक कार्यवाही, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज पॉजिटिव या एफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही को समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समानता यानी इक्वालिटी का सही मतलब क्या है। अक्सर इसकी भी जानकारी सबको स्पष्ट रूप से नहीं होती, क्योंकि देखिए, राजनीति के दो भाग होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स यानी सैद्धांतिक राजनीति और एक होता है व्यवहारिक राजनीति। और व्यवहारिक राजनीति में हम समानता का मतलब आम बोलचाल में ये समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। देखिए, साधारणता इन जनरल सेंस, दिस वर्ड और दिस मीनिंग इज ओके, बट इफ वी लुक एट द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल सेंस, जब हम सैद्धांतिक अर्थों में समानता का अर्थ जानना चाहेंगे तो याद रखिएगा, समानता का मतलब सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं होता, बल्कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होता है। देखो बच्चों, इसको एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। अगर मुझे कोई दौड़ प्रतियोगिता करानी है तो लड़कियों की दौड़ प्रतियोगिता लड़कियों के साथ होनी चाहिए, लड़कों की दौड़ प्रतियोगिता लड़कों के साथ होनी चाहिए। आपने देखा होगा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं तो बकायदा क्रिकेट में भी आप देखिए, लड़कियों का क्रिकेट लड़कियों के साथ होता है और लड़कों का क्रिकेट लड़कों के साथ होता है। और इवन जो कुश्ती जैसा खेल है उसमें बकायदा लड़कों की कुश्ती एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के लोगों की सेम वेट कैटेगरी के लोगों के साथ कराई जाती है। इसलिए समानता का सही अर्थ होता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। और देखिए, ये समानता का सिद्धांत हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में इन अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाया द आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 340, 341 एंड 342। भारतीय संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेदों के माध्यम से, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और 342 के माध्यम से बहुत से स्थानों पे सकारात्मक कार्यवाही यानी एफर्मेटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। देखिए, समानता का मुद्दा प्रत्येक राज्य के लिए एक बहुत चैलेंजिंग इशू रहा है, चाहे सामाजिक मुद्दा हो या राजनीतिक मुद्दा हो या फिर आर्थिक समानता का मुद्दा हो। देखिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित किसी भी देश का
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक दायित्व असमानता को यानी विषमता को, जो इनइक्वालिटी है, उसको कम करना होता है। उदाहरण के तौर पर भारत में सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्यवाही की अवधारणा का पालन किया जाता है। देखिए, ये दोनों ही सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। हाँ, इनके माध्यम से यानी भारत में संरक्षण मूलक भेदभाव और अमेरिका में सकारात्मक कार्यवाही, दोनों को अपनाए जाने वाली जो विधियां हैं, जिसके माध्यम से इनको ये दोनों देश लागू करने की कोशिश करते हैं अपने अपने यहाँ पर, वो विधियां अलग अलग हो सकती हैं। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही या संरक्षण मूलक भेदभाव का जो मुद्दा है वो समानता के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि समानता का सही अर्थ होता है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना, ना कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। I was saying that equality means that equals ought to be treated alike in which they are really equals. And Indian Constitution has elaborated the right to equality or the action of affirmative policy through different articles. As I told you earlier, अनुच्छेद 14 के बारे में बात की थी, 15, 16, 17 के बारे में भी हमने बात की थी। देखिए, अब हम थोड़ा सा भारत में सकारात्मक कार्यवाही पे जिक्र करते हैं। देखिए, इसी सकारात्मक कार्यवाही को एक राजनीति वैज्ञानिक है अमेरिका के, जॉन रॉल्स, इन्होंने इसे डिफरेंशियल जस्टिस की संज्ञा दी थी अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। और इनका कहना था कि देखिए, हम सरकार की किसी भी ऐसी नीति या योजना का समर्थन करेंगे यदि उस नीति से कमज़ोर व्यक्ति का भी उस देश में अधिक से अधिक भला सुनिश्चित होता हो। If that policy is really favorable for the least advantaged people and it will enhance their position, then definitely we will support the policy of differential justice. तब वास्तव में हम भेद मूलक न्याय का समर्थन करेंगे, यानी हम सकारात्मक कार्यवाही का समर्थन करेंगे। अब देखिए, सकारात्मक कार्यवाही को समझने के बाद अभी हम इस पे बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, पर इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। अभी हमने बात की समानता का क्या अर्थ है, फिर हमने जाना सकारात्मक कार्यवाही क्या होता है संक्षेप में, और अब हम जानेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है। ये तीनों ही शब्दावलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जब हम सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि समाज में विशेष वर्गों के परंपरागत विशेष अधिकारों को, जो ट्रेडिशनल प्रिविलेज राइट्स हैं, चाहे वो किसी रियासत की वजह से हो, चाहे वो राजघराने की वजह से हो, वैसे किसी भी नागरिक को कोई विशेष रियायत आज नहीं दी जाती। और जो वंचित वर्ग है उस देश का, उसको भी अन्य वर्गों के समान अपनी योग्यता और अपनी मेहनत के बल पर जो जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन है, संपदा है, सम्मान है और जो शक्ति है, उसको पाने का भी बराबर मौका यानी उचित अवसर मिलना चाहिए। इसी सकारात्मक कार्यवाही को रॉल्स ने डिफरेंशियल जस्टिस के तौर पे परिभाषित किया था। देखिए, इस आज के लेक्चर में हम लोग सकारात्मक कार्यवाही से संबंधित भारतीय संविधान में जो मौजूदा प्रावधान है, जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, एंड द डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द एफर्मेटिव एक्शन, और इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको समझेंगे और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि सकारात्मक कार्यवाही का जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडिया में, उसे हम सॉफ्ट एफर्मेटिव एक्शन और रिजिड एफर्मेटिव एक्शन यानी नरम सकारात्मक कार्यवाही और कठोर सकारात्मक कार्यवाही पर या कार्यवाही के तौर पर देख सकते हैं। देखिए, समानता का सिद्धांत एक बहुत ही डायनामिक थ्योरी है और समाज में प्रचलित भेदभाव को मिटाने के लिए, ताकि सभी लोगों के साथ, एक देश के सभी नागरिकों के साथ एक जैसा सम्मान और अवसर प्रदान करने की उन्हें कोशिश की जाए। और देखिए, जब हम सामाजिक न्याय की मांग करते हैं
तो उसका मतलब होता है कि समाज में विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए और कमज़ोर वर्ग को भी जीवन में आगे आने का बराबर मौका मिले। दूसरे शब्दों में, आम भाषा में, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी अक्षमता या मजबूरी के आधार पर उसके साथ कोई शोषण और भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय की मांग है कि जो समाज में अवसर हैं, मौके हैं, उसका आवंटन सरकार के माध्यम से न्यायपूर्ण तरीके से सभी नागरिकों के बीच किया जाए। देखिए, समानता का जो सिद्धांत है वो निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी पर बल देता है और ये मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मैं हो, आप हो या कोई कमज़ोर बच्चा, जो सड़क पे आपने देखे होंगे बहुत बच्चे हैं जो बेचारे भीख मांगते हैं, हम लोग सड़कों पे देखते हैं, उस बच्चे को भी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, उस बच्चे को भी छत मिलनी चाहिए, उस बच्चे को भी कपड़े मिलने चाहिए, यानी उसको भी जीवन में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और समानता किसी भी व्यक्ति के साथ वंश के आधार पर, लिंग यानी जेंडर के बेसिस पर, जन्म बर्थ के आधार पर, स्थान या प्लेस के आधार पर, या राजनीतिक पद या पैसे की शक्ति के आधार पर किसी भी लोगों को ऐसे कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए जिससे वो दूसरे लोगों का शोषण कर सके, उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सके। और सभी नागरिकों को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी अपने आत्म विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि हम सभी अपने देश के विकास में अपना बेहतरीन जो मानव संसाधन है उसका प्रयोग कर सके। देखिए, समानता का सिद्धांत विशेष सुविधाओं का विरोध करता है। याद रखिएगा, गौर कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। समानता का सिद्धांत विशेष सुविधाओं का विरोध करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार या राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय या वर्ग के लिए कोई विशेष सुविधा ही ना जुटाई जाए। देखिए, हमारी भारत सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए, डेफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित करती है, बहुत सारी नीतियों का क्रियान्वयन करती है और उस पर आने वाला खर्च एक आम बच्चे के आने वाले खर्च से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे में जितने भी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जो ऑर्फन अनाथालयों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको रहने की सुविधा मिलती है। एमसीडी के स्कूलों में बहुत से गरीब बच्चों को मिड डे मील की योजना लागू की गई है। इसी के साथ उन बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, थोड़ा सा फेलोशिप का प्रावधान भी सरकार करती है। और अभी हाल ही में मैं कल का अखबार पढ़ रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहा है कि जितने भी दिव्यांग नागरिक हैं उन सब के लिए आपने जन सुविधाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं। रस्तों पर चलने के लिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको एक्सेस करने के लिए मैंने स्वयं अपने कॉलेज में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं। साइन लैंग्वेज तक मैंने अपनी क्लासरूम के बाहर देखी है, ताकि जो विशेष बच्चे हैं, वो दिव्यांग बच्चे हैं, वो उस साइन लैंग्वेज को या उस ब्रेल लिपि को टच करके भी जान लें कि ये क्लास किस कमरे की है। प्लस दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा पाथ, रास्ता बनाया जाता है कि वो बच्चे भी क्लासेस को एक्सेस कर सके। स्वयं मेरे कॉलेज में अभी एक लिफ्ट बनाई गई है दिव्यांग बच्चों के लिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर उन्नति के अवसरों से वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस भेदभाव का कोई भी तर्क संगत आधार, लॉजिकल ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। समानता का सिद्धांत निष्पक्षता पर बल देता है और ये मानकर चलता है कि हम सभी को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देखिए, समानता का अर्थ ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानता है कि हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं, हम सभी प्राकृतिक दृष्टि से समान हैं,
कोई ऊंचा नहीं है, कोई निम्न नहीं है, सभी बराबर हैं और इस देश के नागरिक हैं। अब हम आते, देखिए समानता के सिद्धांत की ना कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, समानता में ये चीज़ें होनी आवश्यक है। देखिए समानता का पहला पहलू है, जो पहली बात है वो ये, जैसा कि मैंने अभी भी दोहराया था पहले, कि किसी भी व्यक्ति के साथ वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, शारीरिक अक्षमता के आधार पर, राजनीतिक पद और पैसे की ताकत के आधार पर कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को ऐसे अधिकार ना मिल जाए जिनसे बहुसंख्यक लोग वंचित हो। यानी भेदभाव का तर्क शून्य आधार, इलॉजिकल बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाना चाहिए और योग्यता और परिश्रम के आधार पर, और जो लोग विशेष रूप से सक्षम हैं, जो दोज हु आर कैपेबल, दोज हु आर डिफरेंटली एबल्ड, उन लोगों को भी, आप सब बच्चों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि आप सब लोग भी अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा विकास कर सके, आप लोगों को भी रोजगार के मौके मिले बिना किसी भेदभाव के। और हमारे देश के संविधान में और सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन इसके लिए किया हुआ है। और अभी हाल ही में 2017 में दिव्यांग बच्चों के लिए कानून में संशोधन भी किया गया है। देखिए समानता का दूसरी विशेषता होती है कि ये सभी व्यक्तियों को अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैरोल्ड लॉस्की ने भी एक बार कहा था कि देखिए, लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और इसके अलावा सभी को एजुकेशन की फैसिलिटी मिले ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो दबकर ना रह जाए। एक और खास बात, देखिए समानता का सिद्धांत विशेष सुविधाओं का विरोध अवश्य करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिए कोई विशेष सुविधा ही ना जुटाई जाए। यदि सरकार दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास तरह के स्कूल स्थापित करती है, जो कि उनकी शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वो एक एवरेज स्टूडेंट की शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च से थोड़ा ज़्यादा होता है, किंतु इसे हम अवसरों की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसा जो भेदभाव, जिसे कुछ समझते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वो वास्तव में भेदभाव नहीं हो रहा, बल्कि उन खास वर्गों के साथ, समुदायों के साथ, उन दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए सरकार की एक सकारात्मक योजना है, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, एक डिफरेंस प्रिंसिपल है, क्योंकि उसका तर्क संगत आधार है, लॉजिकल ग्राउंड है। और देखिए समानता के समर्थक बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग्यता के अनुसार आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मेरिट, से समाज में जो इम्बैलेंस, जो असंतुलन आता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, यानी आवश्यकता के अनुसार आवंटन, यानी योग्यता के अनुसार आवंटन करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा वर्ग भी है, कुछ ऐसा समुदाय भी है, कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे भी है, कुछ ऐसे डेफ स्टूडेंट्स भी हैं कि उनको भी आगे बढ़ने का, पढ़ने का, नौकरी लेने का और अपने जीवन का विकास करने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। और समाज में जो प्रॉपर्टी है, रिस्पेक्ट है और शक्ति जो है, पावर, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए इसके साथ ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ फैक्ट्स दिखाई देते हैं। देखिए समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी रहे हैं जिनका शताब्दियों से बहुत दमन और शोषण भी रहा है, और वे ओपन कंपटीशन में बहुत डेवलप कम्युनिटी के साथ सीधा कंपटीशन करने में आज कैपेबल नहीं है। और इन लोगों को समाज के दुर्लभ संसाधन, जो रेयर रिसोर्सेज है, उसमें उचित हिस्सा, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए कुछ विशेष प्रोविज़न भी करना पड़ेगा। और भारतीय समाज के बड़े हिस्से को कई शताब्दियों का, बहुत सारी सेंचुरीज तक केवल जन्म के आधार पर हायर एजुकेशन से डिप्राइव किया गया, उच्च व्यवसायों से डिप्राइव किया गया, सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर अवसरों से वंचित रखा गया
हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, जो बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाओं तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं। जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हैं। यानी सोशल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पर और नौकरी के लेवल पर वो बच्चे बहुत सारी बाधाओं का सामना करते हैं। उनकी उन बाधाओं को, समस्याओं को समझते हुए उनकी मदद करना भी सरकार की एक जिम्मेवारी बनता है। देखिए, आपको याद होगा जब भारत को आज़ादी मिली थी तो हमारे देश में एक नई सामाजिक चेतना का उदय हुआ था और बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स ने इसी व्यवस्था में, यानी जो भेदभाव है उसका विरोध किया था और सामाजिक अन्याय के प्रति अपनी गहरी चिंता प्रकट की थी। और इसके पश्चात जब भारत आज़ाद हो गया तो सामाजिक समरसता के लिए, यानी सोशल सॉलिडेरिटी के लिए, सामाजिक एकता के लिए, सद्भावना के लिए, समृद्धि के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, और आज तो दिव्यांग जनों के विकास की भी बात की जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा पहल है। इवन सरकार थर्ड जेंडर कम्युनिटी के बच्चों के लिए भी, जो LGBT कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी, उन नागरिकों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था करने जा रही है, ताकि ये सभी लोग राष्ट्रीय जीवन में अपनी बेहतरीन भूमिका को संभाल सके। देखिए, इसका मतलब ये था कि इन वर्गों को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब है, इन सभी के पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में इनको भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल स्टूडेंट्स को 1% के आरक्षण की छूट दी जाती है, और जिसका मौलिक आधार सकारात्मक कार्यवाही ही है, क्योंकि यदि बालिकाओं को शिक्षा में उनके प्रतिशत की वृद्धि के लिए यदि सरकार 1% की छूट देती है तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि समानता के सिद्धांत का तर्कसंगत आधार पर क्रियान्वयन है। देखिए, जो पुरुषों की सामाजिक स्थिति है, आज भी हमारे देश में स्त्रियों को दोयम दर्जे की स्थिति प्राप्त है। मैं और आप, यानी जितने भी मेल हैं, वो रात को भी 2 बजे घर से निकल सकते हैं, लेकिन हमारी मदर और सिस्टर शायद रात को 2 बजे भी नहीं निकल सकती। उन्हें घर की जिम्मेवारियां भी देखनी होती हैं, उन्हें बच्चों का लालन पालन भी देखना होता है। और यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनके शिक्षा में परसेंटेज को, उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के लिए ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो 1% की छूट दी है, ये वास्तव में एक सकारात्मक कार्यवाही का ही उदाहरण है। जैसे अभी आप देखेंगे, परसों के मैंने न्यूज़पेपर का डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने मिलकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आप जवाब दाखिल करें कि आपने दिव्यांग बच्चों के लिए, डेफ स्टूडेंट्स के लिए और बाकी विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए हैं, ताकि वो भी सार्वजनिक स्थानों तक अपनी पहुंच को, अपनी एक्सेस को ईजी बना सके। इसे ही एफर्मेटिव एक्शन और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। देखिए, अब हम बात करेंगे सकारात्मक कार्यवाही का सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, जब कभी भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, जब अन्य वर्गों के साथ योजनाओं को लेकर, नीतियों को लेकर, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ को लेके जब कोई तालमेल और सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश की जाती है नीतियों के माध्यम से, तो उसे ही एफर्मेटिव एक्शन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि अमेरिका में सकारात्मक कार्यवाही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अन्य वर्गों के साथ जब तालमेल बिठाया जाता है तो उसको लेकर के बहुत सारी आपत्तियां भी दर्ज की जाती हैं, बहुत सारे मुद्दे भी विवाद के देखने को मिलते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि सकारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य है कि समाज के विभिन्न समूहों के बीच जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, जो संरचनात्मक असमानता है, शैक्षिक संस्थाओं में, सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच को लेकर,
राजनीतिक अवसरों को लेकर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेके या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, हमारे देश के संविधान में, जो कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है, और मैं इसको बहुत बेहतरीन संविधान भी मानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने इसको पढ़ा है। और संविधान की प्रस्तावना को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सामाजिक न्याय के विचार को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कार्यवाही के लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य सरकार ने रखा है। और केवल समान अवसर देना या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस को शामिल करना ही नहीं है, बल्कि समाज में जो सामाजिक दरारें आ गई हैं, जो गैप आ गया है, उसको भी ख़त्म करना एक हमारी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। इसी के संदर्भ में अमेरिकन राष्ट्रपति का भी कहना था कि देखिए, सकारात्मक कार्यवाही या समतामूलक समाज, एफर्मेटिव एक्शन और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए समान अवसरों का दरवाज़ा खोल देना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए समुचित व्यवस्था को किया जाना भी बहुत आवश्यक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बहुत सारे मुद्दों को, विवादों को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।